यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग लगातार तेज हो रही है। जंग के 28 दिन बीतने के बाद भी कीव पर रूस का कब्जा नहीं हो पाया है। कीव में रूस की सेना के लिए हजारों चेचन लड़ाकों की तैनाती की खबरें आई थी, लेकिन अब पता चला है कि चेचन लड़ाकों की एक ब्रिगेड यूक्रेन के लिए भी लड़ रही है। इसलिए कीव के करीब रूस के समर्थक चेचन लड़ाकों को चेचन लड़ाके ही मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और इस बार कीव के पास ऐसे ही लड़ाकों की जंग का एक वीडियो सामने आया। दावा किया जा रहा है कि यह लड़ाई चेचन लड़ाकों की ही दो अलग अलग ब्रिगेड के बीच हुई। जब रूस के समर्थन में हजारों चेचन लड़ाके यूक्रेन पहुंचे थे, तभी से यूक्रेन समर्थक ब्रिगेड के भी वहां मौजूद होने की खबर है। दोनों तरफ जांबाज चेचन लड़ाकों की जंग इस बार आमने सामने की हुई। लगातार गोलीबारी की दिल दहला देने वाली आवाजें आती रहीं। तभी एक लड़ाका कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लेकर आगे बढ़ा। उसने दुश्मन पर निशाना साधकर रॉकेट ही दाग दिया। यूक्रेन के समर्थक और विरोधी चेचन एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। खबर है कि रूस के समर्थक चेचन लड़ाकों से लड़ने के लिए यूक्रेन चेचन लड़ाकों का ही इस्तेमाल कर रहा है। वहीं रूस का प्रोपेगेंडा अरब देशों में फैलाने के लिए पुतिन के खासम खास रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव ने मोर्चा संभाल लिया। अमेरिका का प्रोपेगेंडा पश्चिमी देशों में छाया हुआ है। ऐसे में अरब के देशों को अपने पाले में लाने के लिए रमजान कादिरोव ने टेलीग्राम ऐप पर एक चैनल शुरू किया। रमजान कादिरोव पुतिन के वो वफादार सिपाही हैं जिन्होंने रूस को जिताने के लिए अपने खूंखार चेचन लड़ाकों की पूरी फौज यूक्रेन में उतारी हुई है। और उन चेचन लड़ाकों की जाबाजी की गाथा गढ़ने के लिए रमजान कादिरोव के लॉन्च किए कादिरोव न्यूज अरेबिक टेलीग्राम चैनल पर ऐसे वीडियो डाले गए कि लोग चेचन लड़ाकों की बहादुरी के आगे नतमस्तक हो जाएं। इनमें पहले वीडियो की शुरुआत ही भेड़ियों की गुर्राहट से हुई, जिसके जरिए चेचन स्पेशल फोर्स के लड़ाकों को भेड़ियों की तरह खूंखार दिखाया गया। और फिर बैकग्राउंड में ऐसा गाना बजा कि सुनने वाला देशभक्ति की धुन में रम जाए। वहीं दूसरे वीडियो में चेचनिया की स्पेशल फोर्सेस पुलिस रेजिमेंट हाल ही में दुबई में हुए यूएई स्वैट चैलेंज में खतरनाक स्टंट करके अपना लोहा मनवाती नजर आई। यूएई स्वैट चैलेंज स्पेशल फोर्स फाइटरों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, जिसमें कभी चेचनिया के लड़ाके निशाना लगाते दिखे तो कभी इमारत से कूदते नजर आए। बताया गया कि चेचन लड़ाकों का महिमा मंडन करके रमजान कादिरोव यूएई, सऊदी अरब और मिस्र जैसे अरब देशों में पुतिन का प्रोपेगेंडा चलाकर अमेरिका के प्रोपेगेंडा को टक्कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये वो देश हैं जो अमेरिका के खेमे में रहे हैं। उधर मारियोपोल में यूक्रेन की फौज पर चेचन लड़ाकों ने हमला किया। इसके बाद जेलेंस्की की सेना और इन चेचन लड़ाकों के बीच काफी गोलाबारी हुई, जिसकी वजह से वो इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। ये वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें ये लड़ाके पेड़ की आड़ लेकर यूक्रेन के जवानों को निशाना बनाते दिखे। पहला फायर चेचन लड़ाकों की तरफ से किया गया। इसके बाद दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। हमला करने के बाद ये लड़ाके वहीं पास में बने एक टूटे फूटे मकान में छिप गए, लेकिन मकान के अंदर भी उन्होंने अपने दुश्मनों पर हमला जारी रखा। मारियोपोल में तेज हुए इन्हीं हमलों से राष्ट्रपति जेलेंस्की भी काफी नाराज दिखे। और उनकी नाराजगी की एक वजह रही ये सैटेलाइट तस्वीरें, जिनमें पुतिन की सेना के हमलों के बाद मारियोपोल में भीषण तबाही का मंजर दिखा। वहां हुई गोलाबारी से कई जलती हुई इमारतों से धुआं उठता नजर आया, जबकि हमलों के डर से शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इतना ही नहीं, इन तस्वीरों में वहां के कई खेत बाढ़ के पानी से घिरे दिखे। मारियोपोल में रूसी सेना के तांडव से यूक्रेन के राष्ट्रपति का गुस्सा और भड़क गया। повній блокаді, без їжі, без води, без ліків, під постійними обстрілами. इतना ही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि बमबारी के बावजूद पुतिन की आर्मी अब तक मारियोपोल के बंदरगाह पर कब्जा जमाने में नाकाम रही। तो वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने समंदर और जमीन से मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया। हालांकि हमला कहां से किया गया ये जगह नहीं बताई गई, लेकिन इस वीडियो में नजर आया कि एक युद्धपोत से कई हवाई हमले किए गए। इन हमलों के बाद वहां हर बार जोरदार धमाके होते रहे। इन धमाकों से जंगी जहाज के करीब धुआं ही धुआं फैल गया। यही नहीं, इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में जमीन से हमला होता दिखा। इसमें नजर आया कि जमीन से एक साथ 3 मिसाइलें छोड़ी गईं। ये मिसाइल फायर होने के बाद सीधे ऊपर जाकर कुछ पल रुकी और फिर अपने निशाने की तरफ मुड़ गई। ऐसा ही दूसरी और तीसरी मिसाइल ने किया और अपने टारगेट की तरफ बढ़ गई।
उधर रूस ने यूक्रेन पर समंदर से भी हमले तेज कर दिए, जिसका एक वीडियो सेवेस्तोपोल से सामने आया, जिसमें रूस की सेना समंदर से क्रूज मिसाइल के साथ जोरदार अटैक करती दिखी। इस हमले से पूरा इलाका थर्रा उठा। समंदर के अंदर से अचानक आग के गोले उठने लगे। एक के बाद एक कई मिसाइल दागी गईं। मिसाइल अटैक का शोर जब खत्म हुआ तो आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दिया। बताया गया कि रूस ने जिस इलाके से क्रूज मिसाइल के जरिए अटैक किया वो पहले से ही उसके कब्जे में है। वहीं रूस के रक्षा विभाग ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। उसने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूसी विमान यूक्रेन के एक जंगी ठिकाने पर निशाना साधते दिखाई दिए। वीडियो में एक बख्तरबंद गाड़ी भी नजर आई, जिस पर रूस के विमान नजरें गड़ाए रहे। इसके बाद सिग्नल मिलते ही वहां मिसाइल गिरा दी गई, जिसकी वजह से वहां एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं फैल गया। रूस ने दावा किया कि वहां यूक्रेन का मिसाइल लॉन्चर सिस्टम मौजूद था, जिसे हमला कर तबाह कर दिया गया। उधर रूस ने ड्रोन हमलों में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो जारी किया, जिसमें दिखा कि यूक्रेन के एक इलाके में ड्रोन से बमों की बरसात की गई। वहां एक साथ कई धमाके हुए, जिसके बाद धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। इसी तरह एक दूसरे इलाके में भी ड्रोन से हमला किया गया। रूस का दावा है कि यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने उसने तबाह कर दिए। इसके साथ ही कई सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये हमले किस शहर में किए गए। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रूस के हमलों से कई बड़े इलाके खंडहर में तब्दील हो गए। कीव पर अब तक रूस का कब्जा नहीं हो पाया है, लेकिन राजधानी के आसपास की कई जगहों की सूरत जरूर बिगड़ गई, जिसकी कुछ तस्वीरें बोरोदियांका से भी सामने आई। ये इलाका कीव के नजदीक ही है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में पूरा शहर मलबे में बदला नजर आया। मिसाइल हमले के कई घंटों बाद भी वहां से लगातार धुएं का गुबार उठता दिखा। शहर की कई इमारतें आग की लपटों में घिरी नजर आईं। यही नहीं, जहां तक नजर गई वहां तक मलबा ही मलबा दिखा। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां भी मिसाइल हमले में पूरी तरह जल गईं और सिर्फ उनका ढांचा ही दिखाई दिया। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में एक वैज्ञानिक संस्थान पर रूस ने ड्रोन से हमला किया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। और ड्रोन से बमबारी के बाद कीव का यह वैज्ञानिक संस्थान धुएं के गुबार से ढक गया, जिसके बाद वहां राहत और बचाव की टीम पहुंच गई, जिसने इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने के साथ ही आग बुझाने का काम भी शुरू कर दिया। इस बीच वो ड्रोन भी नजर आया जिसके जरिए इस इमारत को निशाना बनाया गया था। ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की कई इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए जंग लड़ रही रूसी फौज ने वहां की कुछ दुकानों और गोदामों पर बमबारी की। इस हमले में एक इलाके की 2 इमारतें आग में जलकर राख हो गईं, जबकि इन इमारतों के आसपास खड़ी गाड़ियों के भी परखचे उड़ गए। हमले की खबर मिलते ही दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। उधर कीव में झुलसती बिल्डिंगों को बुझाने में जुटे दमकल कर्मियों की सांसें अटक गईं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो राहत और बचाव काम में लगे थे तब भी रूसी सैनिकों की गोलीबारी जारी रही और फिर गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ ही धमाका भी हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलना ही बेहतर समझा। रूसी गोलीबारी से बचने के लिए भागकर वो लोग बिल्डिंग के एक हिस्से के पीछे छिप गए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सैनिक इसी तरह हर जगह बेहिसाब गोलियां बरसा रहे हैं। वहीं यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के ताकतवर रॉकेट सोयूज ने जेड साइन के साथ अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी, जिसका एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया। और इस लॉन्च की सबसे खास बात रही सोयूज रॉकेट पर बना जेड साइन। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, इंजन चालू हो गए और लॉन्च पैड पर तेज रोशनी उठने के साथ ही रॉकेट ने आसमान की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष के लिए निकले इस रॉकेट पर लाल रंग से बना जेड निशान साफ नजर आया, जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना की पहचान बन चुका है। सबसे पहले ये जेड अक्षर यूक्रेन की सीमा पर तैनात रूसी टैंकों और सेना की दूसरी गाड़ियों पर लिखा देखा गया। हालांकि इस कोड का रहस्य भी अभी तक सामने नहीं आ सका है और न ही रूस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान दिया गया है। इस बीच अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों का रूस ने कड़ा जवाब दिया। रूस ने दोनों के लिए अलग अलग रणनीति बनाई है। खबर है कि रूस ने अमेरिका को यूरेनियम के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के संकेत दिए। मतलब ये कि रूस अपना यूरेनियम अब अमेरिका को नहीं देगा, जिससे अमेरिका के न्यूक्लियर प्लांट बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि अमेरिका यूरेनियम के लिए काफी हद तक रूस पर निर्भर है। इसीलिए जब अमेरिका ने 2 हफ्ते पहले रूस के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो उसमें यूरेनियम का कोई जिक्र नहीं किया था। दूसरा बड़ा कदम रूस ने यूरोपियन यूनियन को झटका देने के लिए उठाया। यूरोपियन यूनियन ने भी रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके जवाब में रूस ने संकेत दिया है कि यूरोप के देशों को कच्चा तेल और नेचुरल गैस का भुगतान अब रूबल में देना होगा। रूबल यानी रूस की करेंसी।
यूरोप में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की 30% सप्लाई रूस से होती है। जंग के बावजूद इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। खबर है कि पुतिन ने रूस की गैस कंपनियों को इससे जुड़ा आदेश दे दिया है। इसमें यह कहा गया है कि यूरोप के देशों से गैस का भुगतान रूबल में लिया जाए। रूस के इस कदम से डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहे रूबल की सेहत सुधरने का अनुमान है। दूसरी तरफ यूरोप के देशों की रूबल हासिल करने के लिए रूस के बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देनी होगी। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप के देश जर्मनी और नॉर्वे के आसमान में नेटो के लड़ाकू विमानों ने अपनी तैयारियों को परखा। इसमें जर्मनी और नॉर्वे के अलावा 27 देशों ने हिस्सा लिया और इन देशों के लड़ाकू विमानों ने घंटों नीले आसमान के नीचे कंधे से कंधा मिलाकर सैन्य अभ्यास किया, खासकर वहां के सर्द मौसम में। इसी वजह से इस अभियान का नाम कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 रखा गया। अभी जर्मनी और नॉर्वे दोनों ही देशों में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस के करीब है। इसी सर्द मौसम में इन लड़ाकू विमानों ने हवा में तेल भरने का अभ्यास भी किया। इस सैन्य अभ्यास में यूरोप और उत्तर अमेरिका के करीब 30,000 जवान शामिल हुए। 14 मार्च से शुरू हुआ ये सैन्य अभ्यास 1 अप्रैल तक चलेगा। We are supporting their multinational unit. हालांकि इस ट्रेनिंग का समय यूक्रेन युद्ध से पहले ही तय हो गया था, लेकिन इस अभ्यास का मकसद ये बताना भी था कि नॉर्वे समेत नेटो के सभी सदस्य देश किसी भी बाहरी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार हैं। वहीं पोलैंड ने इशारों में यूक्रेन को नेटो में लाने की वकालत की। जेलेंस्की को नेटो शिखर सम्मेलन में संबोधित करने के लिए आमंत्रित भी किया गया। एक दिन पहले ही जेलेंस्की ने नेटो से कहा था कि वो साफ साफ बताए कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनेगा या नहीं, जिसके अगले ही दिन पोलैंड ने इशारा किया कि वो चाहता है कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाया जाए। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेई दूदा रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात वहां के प्रेसिडेंट से हुई, जिसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इशारों में दिल की बात कह दी। आंद्रेई दूदा ने नेटो को सलाह दी कि वो यूक्रेन में जंग के बाद अपना नजरिया बदले। Potrzebna jest nowa koncepcja NATO i dlatego to nasze spotkanie przed najbliższym szczytem NATO, który odbędzie się za 2 dni w Brukseli, jest tak bardzo. इससे पहले पता चला कि जेलेंस्की को विशेष नेटो शिखर सम्मेलन संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। वो इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रखेंगे, जबकि एक दिन पहले खबर आई थी कि जेलेंस्की ने नेटो को खरी सुनाई थी और एक इंटरव्यू में कहा था कि नेटो यूक्रेन को अपना हिस्सा इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि वो रूस से डरता है। यानी एक बार फिर परमाणु युद्ध की आहट ने जोर पकड़ लिया है। यूक्रेन की जंग में तेजी से बिगड़ते हालात के बीच रूस ने परमाणु हथियार चलाने की बात दोहराई है। ये बात भी उस शख्स के मुंह से निकली है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का खासम खास है। पुतिन के प्रवक्ता ने अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में ताल ठोक कर कहा, अगर नौबत आई तो रूस परमाणु हथियार चलाने से नहीं चूकेगा। जिसके बाद पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इंटरव्यू में कई बार पूछे जाने पर एक बार भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका को नहीं नकारा, बल्कि सीधे कहा कि अगर रूस पर आंच आई तो परमाणु हथियार चल सकते हैं। If it is an existential threat for our country, then it can be used. बयान भी पुतिन के प्रवक्ता की तरफ से आया, इसलिए उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। दिमित्री पेस्कोव के मुंह से निकला बयान मतलब पुतिन के मन की बात। यही वजह है कि हर बीतते दिन के साथ खतरनाक मोड़ लेते जा रहे यूक्रेन के युद्ध में परमाणु हथियारों की एंट्री की आशंका गहरा गई। और अगर रूस परमाणु हथियार चलाने पर आया तो तबाही के सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। यूक्रेन में अब तक मची तबाही भी बौनी नजर आने लगेगी, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में जितने भी परमाणु हथियार हैं उनमें सबसे बड़ा जखीरा रूस के पास ही है। अमेरिका का नंबर भी रूस के बाद आता है, उसके पास 5,500 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, लेकिन रूस 6,200 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन का मालिक है। मतलब पूरी दुनिया में करीब 13,000 से ज्यादा जो परमाणु हथियार हैं उनमें 90% से ज्यादा अकेले अमेरिका और रूस के पास हैं। लेकिन इनमें ज्यादातर परमाणु हथियार किसी मिसाइल पर तैनात नहीं है। परमाणु हथियारों की तैनाती की बात की जाए तो रूस के 1458 परमाणु हथियार 527 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों, सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों और बम बरसाने वाले विमानों पर लगे हुए हैं। इस मामले में भी अमेरिका रूस से पीछे है। वहीं यूक्रेन के ओडेसा में सैकड़ों लोग समंदर के किनारे रूसी नौसेना के हमले का जवाब देने के लिए तैयारी करते दिखाई दिए। यूक्रेन की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें समंदर के पास कई लोग रेत की खुदाई करते नजर आए। सभी एक ग्रुप बनाकर काम करते दिखे। कोई रेत खोद रहा था तो कोई उसे बोरियों में भरकर दूसरी तरफ पहुंचा रहा था। कई लोग रेत से भरी इन बोरियों को एक ट्रक में भरते दिखाई दिए। यही नहीं, वहां मौजूद लोगों के मनोरंजन का भी पूरा इंतजाम किया गया था ताकि उनका मन काम में लगा रहे।
तनाव भरे माहौल के बीच कुछ लोग तो सेल्फी लेते हुए भी दिखे। खबर है कि रेत से भरी इन बोरियों को शहर के अलग अलग हिस्सों तक ले जाया जाएगा ताकि अगर रूसी फौज हमला करे तो उससे बचा जा सके। ओडेसा शहर समंदर के पास है और रूसी नेवी के जवानों ने समंदर से भी वार तेज कर दिया है। ऐसे में लोग भी हमले से बचाव की तैयारी में जुट गए। उधर यूक्रेन ने कुछ और वीडियो जारी कर रूसी सैनिकों को जबरदस्त टक्कर देने का दावा किया। वहां पिछले 28 दिन से भीषण लड़ाई जारी है, जिसमें दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है। जिसके वीडियो यूक्रेन ने फिर जारी किए, जिनमें उसके सैनिक टैंक से दनादन गोले बरसाते दिखाई दिए। यूक्रेन की इस गोलाबारी से पूरा इलाका धमाकों की गूंज से थर्रा उठा। वहीं एक दूसरे वीडियो में यूक्रेन की सेना रॉकेट लॉन्चर से हमले करती नजर आई। जैसे ही मिसाइल से हमला शुरू हुआ, वहां धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन की फौज ने युद्ध की इन तस्वीरों को जारी कर रूस को चेतावनी दी कि वो पीछे हटने वालों में नहीं है। इस बीच मारियोपुल की जंग अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचती दिख रही है। मारियोपुल से जो ताजा तस्वीरें सामने आई, उनमें दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई शहर की सड़कों पर नजर आई। और सड़कों पर हो रही ऐसी ही जंग की तस्वीरों में यूक्रेन के 2 टैंक नजर आए जो रूसी फौज पर गोले बरसाते दिखे। शहर के एक चौराहे पर खड़े 2 टैंकों में पहले आगे खड़े टैंक ने गोले बरसाए, फिर पीछे वाले टैंक ने उसे कवर फायर दिया और फिर देखते ही देखते दोनों टैंकों ने एक के बाद एक 5 गोले दाग दिए। ये धमाके इतने जोरदार थे कि आसपास का पूरा इलाका गोलों की आवाज से थर्रा उठा। यूक्रेन की सेना के हमलों का ये वीडियो पास की इमारत पर मौजूद एक आदमी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वहीं यूक्रेन ने रूस के कुछ सैनिकों को बंधक बनाने का वीडियो जारी किया। रूसी सैनिक जहां यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं, तो ज़ेलेंस्की के जवान भी उनको उसी तरह जवाब दे रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने रूस के कुछ जवानों को बंधक बनाने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में 2 रूसी सैनिक जमीन पर मुंह के बल लेटे नजर आए। पास में जमीन पर उन सैनिकों की बुलेट प्रूफ जैकेट भी पड़ी दिखाई दी। यूक्रेन की फौज ने रूसी सेना के हथियार भी जब्त कर लिए। इससे पहले भी यूक्रेन रूस के कई सैनिकों को बंधक बनाने का वीडियो जारी कर चुका है। उधर सुमे में यूक्रेन के कुछ नौजवानों ने रूस की एक बख्तरबंद गाड़ी पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद उन्होंने खूब मस्ती भी की। रूसी गाड़ी पर कब्जे के बाद यूक्रेन के वो लड़ाके उसमें बैठ गए। जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक लड़का रूस की उस बख्तरबंद गाड़ी को चलाता दिखा, जबकि दूसरा गाड़ी के अंदर का वीडियो रिकॉर्ड करता रहा। इस दौरान वो दोनों आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़े। कुछ देर बाद उन्होंने रूसी गाड़ी के बाहर का नजारा भी दिखाया, जिससे ये पता चले कि वो मौज मस्ती करते हुए खेतों में पहुंच गए। वहीं यूक्रेन ने एक बार फिर उत्तर में अपने बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की सुरक्षा को लेकर सनसनीखेज दावा किया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने प्लांट की लेबोरेटरी को लूट लिया है। रूस ने यूक्रेन पर धावा बोलने के पहले ही दिन यानी 24 फरवरी को चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद से यूक्रेन लगातार रूस पर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचाने के दावे कर रहा है। और उसी कड़ी में इस बार उसने ये आरोप लगाया कि प्लांट पर कब्जा किए बैठी रूस की सेना ने प्लांट में बनी नई लेबोरेटरी को लूटकर तबाह कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि वो लैब प्लांट में रेडिएशन को मैनेज करने के लिए अहम थी और उसमें बेहद एक्टिव सैंपल थे जिनसे रेडिएशन निकलता है। इतना ही नहीं, इसके साथ ये खबर भी आई कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के पास के जंगलों में आग भी भड़क गई है। 1986 में चेर्नोबिल प्लांट में दुनिया का अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था और आज भी प्लांट से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। इस वजह से प्लांट से निकले रेडिएशन पर काबू पाने के लिए उसे बरसों से मैनेज किया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि जब से रूस ने चेर्नोबिल प्लांट पर कब्जा किया है, तब से वहां काम ही नहीं हो पा रहा। और इस बार यूक्रेन के मीडिया में दावा किया गया कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के पास भड़की आग बड़ी तबाही मचा सकती है। दावा किया गया कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन में कम से कम 7 जगहों पर आग भड़कती देखी गई। हालांकि ये साफ नहीं है कि प्लांट के पास जंगलों में आग कैसे लगी, लेकिन इसका ठीकरा भी रूस पर फोड़ दिया गया। यूक्रेन की संसद ने एक बयान जारी किया जिसमें यह माना गया कि हो सकता है आग रूस की गोलाबारी की वजह से ही लगी हो। हालांकि चेर्नोबिल प्लांट के आसपास जंगलों में आग लगना आम बात है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के 10 किलोमीटर के दायरे में लगी आग काफी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर आग यूं ही भड़कती रही तो न्यूक्लियर रेडिएशन धुएं में फैल सकता है और आग तबाही मचा सकती है। 2020 में भी चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के पास जंगल में कई दिन तक आग लगी हुई थी,
जिसकी वजह से रेडिएशन सामान्य से 16 गुना तक बढ़ गया था। और इस बार यूक्रेन का आरोप है कि प्लांट के रूस के कब्जे में होने की वजह से उसके दमकल कर्मियों को आग बुझाने में दिक्कत आ रही है। वहीं रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के ओडेसा में कुछ कलाकार शहर के लोगों के लिए बांसुरी और ड्रम बजाते दिखे। ऐसा इसलिए ताकि युद्ध के इस माहौल में उनका तनाव कम किया जा सके। जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक आदमी शहर की गलियों में खड़े होकर बांसुरी बजाता दिखा। वहीं एक दूसरे वीडियो में 56 साल के इगोर टॉप्सी ड्रम बजाते नजर आए। ओडेसा की सड़कों पर वो 3 दशकों से ड्रम बजा रहे हैं और शहर के मौजूदा हालात पर हैरान दिखे। I can't understand what has happened. What just now? जंग की मार झेल रहे ओडेसा से लोगों का पलायन भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्टेशन पर बड़े बड़े बैग के साथ पहुंचे सैकड़ों लोगों ने दूसरे देशों के लिए ट्रेन पकड़ी। एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसमें एक आदमी ट्रेन के अंदर बैठी अपनी प्रेमिका को ट्रेन की खिड़की के कांच पर हाथ रखकर अलविदा कहता दिखा। ऐसे में जो लोग ओडेसा में बचे हैं उनका तनाव कम करने के लिए इन लोगों ने बीड़ा उठाया और गलियों में घूम घूम कर ड्रम और बांसुरी बजाते नजर आए। उधर रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच बड़ी संख्या में लोगों का पलायन भी जारी है। रूसी बमबारी से डरे सहमे लोग अपने मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं, जिसकी ताजा तस्वीर मारियोपोल से भी सामने आई, जहां रूसी हमले से परेशान होकर सैकड़ों की तादाद में लोग देश छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर जमा हुए। पलायन कर रहे इन लोगों के साथ छोटे बच्चे भी दिखाई दिए। मारियोपोल में रूस ने बमबारी कर भारी तबाही मचाई, जहां हर तरफ बस बर्बादी का मंजर नजर आया। रूसी हमलों से लोगों के आशियाने तबाह हो गए, जिसकी वजह से वहां से पलायन बदस्तूर जारी है। एक आंकड़े के मुताबिक मारियोपोल से अब तक 20,000 से ज्यादा लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण ले चुके हैं, जबकि यूक्रेन से 35 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं। इस बीच जंग के 28वें दिन यूक्रेन सरकार ने लुहांस्क में आम लोगों को निकालने के लिए सीज फायर पर सहमति बनने का दावा किया। इससे पहले वहां के कई इलाकों में रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी की। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वहां एक जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। धमाका ऐसा कि उसकी वजह से उठा धुएं का गुबार बादल की तरह आसमान तक पहुंच गया। इस धमाके के बीच वहां ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दी। बताया गया कि इस बम धमाके में यूक्रेन की सेना का हथियारों का एक बड़ा डिपो तबाह हो गया। हालांकि रूस की बमबारी के बीच यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे लोगों को उस वक्त बड़ी राहत मिली जब यूक्रेन सरकार ने कीव, लुहांस्क, डोनेस्क और ज़पोरिज़िया में रूस के साथ सीज फायर पर सहमति बनने की जानकारी दी, जिसके लागू होने के दौरान रूस की फौज वहां हमले नहीं करेगी, ताकि जंग की वजह से इन शहरों में फंसे लाखों लोग आसानी से निकल सकें। और लोगों को निकालने के लिए इन शहरों में 9 खास कॉरिडोर बनाए गए। मतलब ये कि इन तय रूट के जरिए ही ये सभी लोग शहर छोड़ पाएंगे। उधर यूक्रेन के बंकर में राष्ट्रगान गाने वाली लड़की को पोलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम के जरिए यूक्रेन युद्ध से मुश्किल में आए लोगों के लिए पैसे जुटाए गए, जिसमें इस लड़की ने फिर अपना हुनर दिखाया। वो दर्शकों से भरे खचाखच स्टेडियम में अपने हाथों में माइक थामे मंच पर पहुंची। फिर उसने अपने देश यूक्रेन का राष्ट्रगान गाया। इस दौरान वहां मौजूद लोग भी अपनी सीटों पर खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने इस लड़की के समर्थन में अपने मोबाइल की लाइटें जलाए रखी। राष्ट्रगान खत्म होते ही पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद मंच पर खड़ी इस लड़की ने सिर झुकाकर लोगों को धन्यवाद दिया। बताया गया कि इस कार्यक्रम से जुटाए गए पैसों से यूक्रेन के लोगों की मदद की जाएगी। इससे पहले ये लड़की यूक्रेन के बंकरों में राष्ट्रगान गाकर सुर्खियों में आई थी, जहां वो रूसी हमले की वजह से खौफ में आए लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन बाद में वो अपने रिश्तेदारों के पास पोलैंड चली गई। उधर यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग का असर इंडोनेशिया पर भी पड़ा और इस युद्ध की वजह से इंडोनेशिया में नूडल संकट खड़ा हो गया, क्योंकि रूस के हमले से यूक्रेन की बंदरगाहों पर जहाजों के आने जाने पर बंदिश लग गई। अब ये जहाज यूक्रेन में ही फंस गए, तो इससे गेहूं इंडोनेशिया नहीं पहुंच पाया। इसका असर ये हुआ कि इंडोनेशिया में आटे से बनने वाली नूडल्स का उत्पादन काफी घट गया। अब जब नूडल्स तैयार कम हुई और मांग ज्यादा है, तो दावा है कि इनकी कीमत आसमान पर पहुंच गई है। वहीं रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन के शहीद अफसर को पोल्तावा में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। विक्टर सुश्कोव नाम के इस जवान की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए।
जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें साफ दिखा कि यूक्रेन के शहीद अफसर विक्टर सुशकोव के पार्थिव शरीर को ले जा रही गाड़ी जहां जहां से गुजरी, वहां सड़क के दोनों किनारों पर बैठे लोगों ने उन्हें सिर झुकाकर श्रद्धांजलि दी। अपने देश के लिए दुश्मन की मिसाइल से अपनी जान गंवाने के उनके बलिदान को लोगों ने याद किया। जो गाड़ी विक्टर के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रही थी, उसके आगे और पीछे 2 गाड़ियां भी देखी गयी। शहीद अफसर की अंतिम यात्रा के दौरान कई किलोमीटर तक थोड़ी थोड़ी दूरी पर यूक्रेन के लोग इसी तरह उनके सम्मान में बैठे नजर आए। उधर यूक्रेन पर हमले के विरोध में दुनिया के कई देशों में रूस के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रूस के खिलाफ लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया, जिसके तहत प्रदर्शनकारियों ने ब्रसल्स के एक इलाके में मोमबत्तियां और बल्ब से शांति का चिन्ह उकेरा। साथ ही वहां बड़े बड़े अक्षरों में स्टॉप पुतिन ऑयल लिखा नजर आया, जिसके चारों तरफ वहां खड़े लोग अपने कंधों पर यूक्रेन का झंडा डाले दिखाई दिए, जबकि एक बच्चा यूक्रेन का झंडा लिए लहराता दिखा। इस दौरान यूरोपियन कमीशन बिल्डिंग के बाहर जुटे इन लोगों ने रूस पर प्रतिबंध और कड़े करने की भी मांग की। इस बीच खबर है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन की बेटी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति की बड़ी बेटी सेंट पीटर्सबर्ग के पास एक अस्पताल खोलना चाहती थी। उनकी योजना थी कि इस अस्पताल के जरिए वो यूरोप के लोगों को इलाज करवाने के लिए रूस की तरफ खींचेंगी, लेकिन उनका ये सपना हकीकत की तस्वीर लेने से पहले ही चकनाचूर हो गया और इसके पीछे की वजह बना यूक्रेन से छिड़ा युद्ध। यही नहीं, खबर है कि पुतिन की बेटी की शादी भी टूट गई है। वो अपने पति से अलग हो चुकी हैं। हालांकि दोनों के रास्ते कब अलग हुए ये पता नहीं चल सका, लेकिन बताया जा रहा है कि युद्ध की शुरुआत में ही वो दोनों अलग हो गए थे।